नमस्कार सुमित जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जय माता जी। जय माता दी। सुमित जी, मोदी सरकार एफसीआरए बिल लाने की तैयारी में है। उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या नई नई बातें उसमें जोड़ी गई हैं, इनका धीरे धीरे करके खुलासा हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जितनी बिलबिलाहट दिल्ली से वॉशिंगटन तक देखने को मिल रही है, क्या सच में फंडिंग पर ही रोक लगेगी या इससे ज्यादा भी कुछ और है जो कांग्रेस को परेशान कर रहा है? अंजू जी, ये जो अभी अमेंडमेंट ला रहे हैं एफसीआरए बिल में, और वो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी मूव है मोदी गवर्नमेंट का, क्योंकि बाहर से जो फंडिंग आती है वो किस तरह से देश को खोखला करने का काम करती है, देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, और उसको किस तरह से रोका जा सके, उसके लिए मोदी जी ने ये बिल लाया है। आप देखिए, अब वीके वेणुगोपाल कितना बौखला गए हैं, कांग्रेस पूरी बौखला गई है। उसका कारण है क्योंकि एफसीआरए बिल का उद्देश्य क्या था। जो ओरिजिनल 2010 में जब एफसीआरए एक्ट आया था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, सोनिया गांधी की सरकार में ही, तब उद्देश्य ये था कि बाहर का पैसा जो है वो नेशनल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल हार्मनी, पब्लिक ऑर्डर, ये 5 चीजों को संभालने के को डिस्टर्ब ना कर सके। जैसे बाहर से पैसा आया और यहाँ धर्मांतरण हो रहे हैं या यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, तो उससे देश में इंटरफियरेंस होता है पॉलिटिकल मनी का, फॉरेन पावर्स का। और ये हम लोगों ने सब जगह देखा है। तो मोदी सरकार ये रोकने की कोशिश कर रहे है, क्योंकि बाहर से पैसा अनाप शनाप आ रहा था। सोनिया गांधी के नाक के नीचे से पैसा आ गया, पूरा इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हो गया, सरकार चली गई कांग्रेस की। अब कांग्रेस को प्रॉब्लम ये है कि वो डायरेक्टली बहुत सारा पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि कितना फॉरेन फंडिंग आप खुद के अकाउंट में ऑफिशियली दिखा सकोगे। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि हमने 1000 एनजीओ बना के रखे हैं, आपके नाम पे, मेरे नाम पे और किसी के नाम पे, उसके अंदर पैसा डालिए और वो पैसा हम लोग इलेक्शंस के लिए यूज करेंगे। अब मोदी जी ने बोला है, ये प्रावधान है एफसीआरए बिल में, कि आप क्या काम कर रहे हो उसका एंड यूज का वेरिफिकेशन होगा ऑन द ग्राउंड। अब ऑन द ग्राउंड वेरिफिकेशन से क्या होगा? अगर मेरे पास पैसे आए, मैं कांग्रेस का बंदा हूं, मेरे पास बाहर से पैसे आए हैं और मैं कांग्रेस के इलेक्शन चुनाव के काम के लिए यूज कर रहा हूं, जब ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए एफसीआरए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिसर्स आएंगे, तो पता चल जाएगा कि सुमीत मेहता तो भाई कांग्रेस के लिए काम कर रहा था, कांग्रेस के चुनाव के लिए काम कर रहा था, हाँ, कोई सेवा या धर्म कार्य के लिए काम नहीं कर रहा था। तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली एक तो मेरा लाइसेंस रद्द हो जाएगा, प्लस मेरे दूसरे प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज वाई, ये एग्जैक्ट रीजन है कि कांग्रेस बौखला गई है, क्योंकि उन्होंने रास्ता देखा था कि बाहर से पैसा आ सकता है। जो राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, जेनजी को भड़का रहे हैं, ये सब तो जो बाहर से पैसा आना है ये सब काम करने के लिए, वो मोदी जी ब्लॉक कर सकते हैं या कर रहे हैं। और आगे चल के इन्वेस्टिगेशन हुआ तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, इसलिए इन लोग बौखला गए हैं। पर एक चीज और है ना कि पैसा तो बाहर से जो आ रहा था, उसकी जरूरत क्या थी? भारत को क्या बाहर से फंडिंग लेने की जरूरत है? और अगर आ रहा था तो अगर वाकई अच्छे कामों में इस्तेमाल हो रहा है तो बात अलग है। लेकिन आप पैसा ले रहे हैं कि आपका एनजीओ जो है वो गरीब बच्चों के लिए काम कर रहा है, महिलाओं के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो पैसा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे में इस्तेमाल हो रहा है और वही पैसा धर्मांतरण के लिए भी तो इस्तेमाल हो रहा है। सबसे बड़ी चुनौती तो इस वक्त हमारे देश में धर्मांतरण है। अंजू जी, आपने बहुत मुद्दे की बात पकड़ी है। मैं आज सुबह, एक बहुत ही सीनियर ईडी ऑफिशियल है पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत संभाल रहे हैं, उनके साथ ही थोड़ी देर पहले मैं मिलने गया था। और मैंने ऐसे ही पूछा कि सर जी क्या चल रहा है, आप ये सब क्या कर रहे हो, मजाक मजाक में, बहुत अच्छे दोस्त है। तो मुझे बोला, अरे सर जी क्या बात कर रहे हो, धर्मांतरण नहीं रोकना है क्या आपको? मैं चुप हो गया, मुझे पता था, लेकिन मैंने इतना ओपनली जो जवाब आया भारत सरकार के एक ऑफिसर के पास से, वो सुन के मैं हड़बड़ा गया। क्योंकि ये सब क्या था, पहले सोनिया गांधी के राज में ये सब गॉसिप होता था, इतना फ्रैंकली नहीं बोल सकते थे लोग। तो मैंने पूछा क्या फर्क पड़ता है, मैं अगर एक धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाऊं तो क्या प्रॉब्लम आ जाता है? तो बोला, इससे जो सोशल हार्मनी है वो डिस्टर्ब होती है, पॉइंट नंबर 1 उन्होंने बताया। बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि इससे जो समाज में एक समरसता है, जो एक दूसरे के साथ की यूनिटी की है, वो पूरी टूट जाती है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा उसने बोला कि आप
छत्तीसगढ़ और वहां का मॉडल देखिए क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। स्टैन स्वामी का एग्जाम्पल दिया कि स्टैन स्वामी खुद को कम्युनिस्ट बताता था, उसको खुद को एक्टिविस्ट बताता था, लेकिन वो क्या था, इंटरनली ही वाज अ मिशनरी, जो कन्वर्जन करके रेडिकलिज्म करके नक्सलाइट का और वायलेंस का यूज करके वो खुद का पॉलिटिकल एजेंडा चला रहा था विदेशी ताकतों के लिए। तो आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर एक नहीं दो एजेंडा है। सबसे पहले नक्सल एजेंडा भी चल रहा है कन्वर्जन के साथ, तो इंटरनल सिक्योरिटी हर्ट हो रही है और सोशल हार्मनी हर्ट हो रही है, और तीसरा इसके ऊपर से पता चलता है कि पब्लिक ऑर्डर इज डिस्टर्ब। तो ये मुझे एक बहुत ही सीनियर ईडी के ऑफिशियल ने आज सुबह ही बताया है। तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब ये ईडी ऑफिसर के जवाब में आपको मिल गया है। तो धर्मांतरण तो जैसे मैंने पहले अब सवाल में भी कहा कि बहुत बड़ी चुनौती है। आप पंजाब में जाइए, धड़ल्ले से धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना क्रिप्टो क्रिश्चियन, वो अपने ओरिजिनल नाम नहीं बदलते हैं। वो कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं ये पता नहीं चलता है। तो अभी जिस तरह से सेंसस हो रहा है देश में, होने वाला है 2027 की शुरुआत में, तो उसमें भी तो लोगों को बताना पड़ेगा ना कि वो हिंदू है या सिख है या मुसलमान है या फिर क्रिश्चियन है। क्योंकि बहुत से लोगों के नाम तो हिंदू ही रहते हैं, सिख ही रहते हैं, लेकिन वो या मुस्लिम बन चुके होते हैं या फिर वो क्रिश्चियनिटी का पालन कर रहे होते हैं। तो ये जो दुविधा है, कंफ्यूजन है, इसको तो दूर करने की जरूरत है ना। और धड़ल्ले से पैसा आ रहा है, इसीलिए मार्को रूबियो भी तो आया ही था ना, वो मदर टेरेसा की एनजीओ से मिलने के लिए, वहां की नन से मिलने के लिए, वरना उसको क्या जरूरत पड़ी थी वहां भागे भागे आने की। सी, सेंसस का इश्यू बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और सीरियस इश्यू भी है, क्योंकि बहुत लोगों के धर्म बदले होते हैं लेकिन उन लोग डिस्क्लोज नहीं करते। अभी सेंसस में भी उन लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर दूसरा एक एलिमेंट है, जो सिलेक्टेड कम्युनिटीज है, ओके, जिन लोगों को रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं और कन्वर्ट हो चुके हैं, उन लोग वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उससे उनको उनका रिजर्वेशन का बेनिफिट चला जाता है। सो टू दैट एक्सटेंट मुझे लग रहा है कि सेंसस में भी हमें सच्चा नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन डर ये बैठ गया है लोगों के मन में, और ये बाहर भी है कि, यानी मैं वॉशिंगटन की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे शहरों की बात कर रहा हूँ, कि जहां एक उनके मन में डर बैठ गया कि अब हम यहाँ पैसा डालेंगे कैसे। पहले पैसा बहुत इजीली आ रहा था, और इसके ऊपर भले 2010 में कानून बना था कि धर्मांतरण नहीं कर सकते, लेकिन तब कांग्रेस की जो सोनिया गांधी की सरकार थी उसने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। उसने बोला चल रहा है चलने दो, हो रहा है होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें पूरा पंजाब में कितना काम हुआ है, बाद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट तो पूरा अब भूल ही जाना है। यानी नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारा काम 1950s में नेहरू के काल से चालू हुआ था, तो वहां भूल जाइए, ओके। लेकिन ये सब चल रहा है। बाद में गुजरात में जाइए, जो डांग डिस्ट्रिक्ट है, डांग और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है, जो वहां के आदिवासी है, वहां भी ये काम चल रहा है, ओके। तो ये काफी जगह पे आप एक प्रोजेक्ट जोशुआ करके एक वेबसाइट है, देखिए, उसके ऊपर एक एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक जिला, भारत का हर एक जिला, उसके अंदर कौन सी कम्युनिटी कितने परसेंटेज है, कितने लोग हैं, उन लोग क्या धर्म पालते हैं, कौन सा धर्म के है, क्या जाति के है, वो सब उन्होंने लिखा है। यानी इनका डेटाबेस अमेरिका में, जोशुआ प्रोजेक्ट अमेरिका से चलता है, उन लोग इतना डिटेल में, यानी उनको पता है कि अगर बंबई में थाना में कितने लोग दलित है, कितने आदिवासी है, कितने बनिए हैं, कितने ब्राह्मण है, कितने क्षत्रिय है, कितने ओबीसी है, उनके पास पूरा डेटा पड़ा है अमेरिका में। इतना एनालिसिस करके बैठे हैं उन लोग। तो उनको ये एनालिसिस क्यों किया? क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि किसको पहले कन्वर्ट कर सकते हैं, किसका धर्मांतरण कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत काम हो चुका है, बहुत इन्वेस्टमेंट लग चुका है, बहुत पैसा आ रहा था, आ रहा है। अब मोदी जी उस पर ब्रेक लगाना चाहते हैं। एक तो एफसीआरए बिल, और दूसरा जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जितने भी भारत के बॉर्डर स्टेट्स हैं, उन इलाकों में अचानक से लोगों की प्रॉपर्टी बढ़ गई, वहां पर अचानक से डेमोग्राफिक बदलाव हुआ, कहाँ से लोग आकर बसाए गए, और अगर अवैध निर्माण वहां हुए तो उन पर तो बुलडोजर चलेगा। तो इन दोनों को जोड़कर देखा जाए, जो गृह मंत्री की ने फैसला किया है या ऐलान किया वो, और एफसीआरए बिल, क्योंकि पैसा आ रहा है तो इन्हीं कामों में, इन्हीं स्टेट्स में आ रहा है जो बॉर्डर स्टेट से ज्यादा, जहां पर डेमोग्राफिक बदलाव होगा, तो फायदा उन लोगों को होगा जो भारत में रिजीम चेंज की बातें करते रहे हैं और आज भी कोशिशें कर रहे हैं। और अगर फंडिंग नहीं आएगी तो फिर तो मारे जाएंगे ना वो सबके सब, उनके तो प्रोजेक्ट धरे के धरे रह जाएंगे। सी, इसमें दो अलग अलग मुद्दे हैं।
जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली वो बंगाल, असम और त्रिपुरा की बात कर रहे थे कि वहां जिस तरह से पैसा आया है, लेकिन वो पैसा एफसीआरए से और व्हाइट के चैनल से नहीं आया है। वो पूरा हवाला का चैनल है, क्योंकि वो पूरा पैसा है वो पाकिस्तान ने नेपाल होके, उत्तर प्रदेश होके, बंगाल, असम और त्रिपुरा में भेजा है। त्रिपुरा में कम है, लेकिन बंगाल और असम में बहुत बड़े पैमाने में बाहर का पैसा है, पाकिस्तान का पैसा आईएसआई ने भेजा है, जो यूपी में एक पुरानी मुस्लिम लीग के जो वोटर थे, उन लोग के खानदान के लोग जो पाकिस्तान नहीं गए और यहाँ रह गए, उन लोग पाकिस्तान के लिए आज भी काम कर रहे हैं। और उन लोग वो पैसा लेते हैं, नेपाल से आता है वो पैसा, वो लोग आगे वो मदरसा को देते हैं और वहां से पूरा फंडिंग होता है। और ये बात इवन मलय कृष्णधर, जो कि भारत के आईबी के चीफ रह चुके हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक द फल्क्रम ऑफ ईस्टर्न इविल में भी इसके बारे में विस्तार से लिखा है। लेकिन इसके साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है कि बाहर से पैसा आ रहा है, यहाँ चर्चेस बन रहे हैं, उसके लिए स्कैंडिनेविया से काफी पैसा आया है, जर्मनी से काफी पैसा आया है। और अभी कुछ टाइम से जब से स्कैंडिनेविया और जर्मनी नजर में आ गया है भारत सरकार के, तो ऑस्ट्रेलिया से पैसा आने लगा है। तो ये सब पैसा, और ऊपर से दूसरा है खालिस्तानियों का भी पैसा यही रूट से आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया से खालिस्तानियों का काफी सारा पैसा आ रहा है। तो ये सबको रोक लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए अमित भाई ने यह बात की है। लेकिन रोक तो लगाना है और करना है, लेकिन एफसीआरए बिल आपको लगता है कि पूरी तरह से सक्षम है कन्वर्जन के लिए जो पैसा आ रहा है उसको रोकने के लिए भी, और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे के लिए पैसा आ रहा है, सड़कों पर कॉकरोच पार्टी जैसे लोग उतर जाते हैं, किसान आंदोलन हो जाते हैं, सीएए के खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन हो गया। आप सोचिए इसके लिए जो पैसा आ रहा था अगर रुक जाएगा तो फिर तो भारत में वो जो 0.5 फ्रंट है उसकी तो कमर ही टूट जाएगी। उनके पास तो मतलब एक दिन का धरना चलाने के भी पैसे नहीं होंगे। तो यही तो सबसे बड़ी कामयाबी होगी मोदी सरकार की। लेकिन एफसीआरए अपने आप में इनफ है ये सब रोकने के लिए? एफसीआरए सिर्फ पैसे का साइड संभाल सकता है, उसमें भी लूप होल्स है। आज के तारीख में अगर कोई मुझे पूछे, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं लूप होल्स आज भी पढ़ के मुझे पता चला है अंदर क्या क्या है, आज भी पैसा आ सकता है। मैं आपको फ्रैंकली बोलता हूँ, कोशिश कर रही है भारत सरकार, उसमें कोई ना नहीं है। लेकिन क्या होता है कि लूप होल्स हमेशा बनते हैं, तो आज भी पैसा आ सकेगा, उतना तो मैं आपको गारंटी से आज बोलता हूँ। भले भारत सरकार ये कर रही है, मेरे पास रास्ते, आज मैंने जो प्रावधान पढ़े हैं उसके अंदर रास्ते आज भी है कि पैसा आ सकता है। लेकिन एफसीआरए बाय इटसेल्फ इज नॉट अलोन इनफ। जो ग्राउंड लेवल पे इंटेलिजेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर धर्मांतरण हो रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है कि नहीं वो पता चलने के लिए ग्राउंड लेवल पे कुछ खलबली हो रही है क्या? वो खलबली हो रही होगी तो फिर धीरे धीरे आप मनी ट्रेल के पास जाएंगे। तो ग्राउंड इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, ये सब पे बहुत फोकस रहेगा। और जिस तरह से गृह मंत्रालय ने कुछ सालों में काम किया है, नक्सलाइट की पूरी कमर तोड़ डाली है। नक्सलाइट की कमर ऐसे ही नहीं तोड़ सकते थे, उसके लिए ग्राउंड इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस पे बहुत मेहनत हुई है। ओके, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल इंटेलिजेंस पे बहुत मेहनत हुई है, आईबी को बहुत स्ट्रेंथन किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि काफी सारा तकलीफ जो है वो बंद हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो रहेगा। इतना बड़ा देश है, ओपन सोसाइटी है, ओपन सोसाइटी है, लिबरल सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। रास्ते निकल आएंगे, पैसा आएगा, लेकिन उसका जो मात्रा थी, जो पहले बहुत ज्यादा थी, वो काफी कम हो जाएगी। लेकिन जैसे एक प्रावधान है इसी एफसीआरए में कि लाइसेंस रद्द या खत्म होने पर संस्थाओं की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मोदी सरकार को मिल जाएगा, केंद्र सरकार को। और साथ ही जो छोटी छोटी एनजीओ हैं, क्योंकि छोटी छोटी एनजीओ से ही पैसा ये मंगवाते हैं, उनके खातों में आता है और ये अपने प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन छोटी छोटी एनजीओ पर लिमिट लगाई जाएगी कि वो 1 लाख खर्च कर सकते हैं। अगर वो उससे ज्यादा खर्च करेंगे तो उन पर 5% का जुर्माना भी लगेगा। तो छोटी छोटी एनजीओ जो है इनको लेकर भी बड़ा दर्द कांग्रेस को हो रहा है। क्या ये माना जाए कि चाइना से जो पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को आता था या आता रहा है वो अब नहीं आ पाएगा, ये भी दर्द होगा कांग्रेस को? इसलिए केसी वेणुगोपाल सब कुछ जानते समझते हुए भी एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख बैठते हैं मोदी जी को। बड़े एनजीओ है, बड़ा नाम है। आज आपका अगर 200, 250, 300 करोड़ का आप एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये जो प्रावधान इसलिए लाया गया है क्योंकि बहुत सारे छोटे एनजीओ है ना,
वो लोग सिर्फ अपना नाम लेंड करने का काम करते हैं। यानी मैंने छोटा एनजीओ बनाया, मैं कुछ काम नहीं करता, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं से जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, ये रियलिटी नहीं है, लेकिन एक आपको एक एग्जांपल से आपको समझ में आए। अब मैं हूँ, मुझे सब कानून बराबर पता है, मैं सब मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं एक एनजीओ चालू कर दूंगा, एफसीआरए का लाइसेंस ले लूंगा, और मैं क्या करूंगा, मैं लोगों को बोलूंगा कि अगर आपको कुछ डायरेक्टली पैसा आपके अकाउंट में नहीं लेना है, मेरे पास सब प्रावधान है, आप मेरे इसमें लो, मेरे यहाँ से खर्चा करो, ओके, और वो मैं मेरे हिसाब में दिखा दूंगा कि ये मैंने चैरिटेबल काम किया है, जबकि उसके अंदर मेरा कमीशन रहेगा, उसको एंट्री बोलते हैं। उसके लिए दूसरा एक टेक्निकल वर्ड है जो भारत सरकार ने आज तक एक ही बार यूज किया है, दैट इज पॉकेट फंडिंग। जब एनआईए ने रेट डाला था पीएफआई पे, तब उन्होंने पॉकेट फंडिंग वर्ड यूज किया था, वो पहली बार और आखिरी बार यूज किया है, ये पॉकेट फंडिंग बोलते हैं। उसके अंदर पैसा आता है, मेरे अकाउंट में आएगा, मेरे एनजीओ के अकाउंट में आएगा पैसा, और मैं बोलूंगा कि आपको जहां खर्च करना है मुझे सिर्फ बिल ला के दो, और मैं पैसा वहां देते जाऊंगा, और उसमें मेरा कमीशन रहेगा। तो ये एक्टिविटी बहुत बड़ी है, बहुत सारे एनजीओज है जो यही धंधा करते हैं, उन लोग का कुछ काम नहीं होता है, वो कोई चैरिटेबल काम नहीं करते, दे आर प्रोफेशनल एनजीओ मैनेजर्स। और ये बहुत अच्छा धंधा है, मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, बहुत अच्छा धंधा है। अब उसमें भी रोक लगा दी है, क्योंकि इसमें 2 करोड़ 5 करोड़ आ गए, कुछ काम तो आप करते नहीं हो, 5 करोड़ आपने कहीं डिसबर्स कर दिए, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, किसी और का काम करना है, लेकिन उन लोग को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है क्योंकि उन लोग नजर में आ जाएंगे, तो वो सब करने के लिए मेरा एनजीओ यूज कर सकते हैं। तो अब उसके ऊपर मोदी जी ने रोक लगा दी है। जिस तरह से एक बात बार बार डोनाल्ड ट्रंप दोहराते रहे, यूएस एड, वो भी बहुत ज्यादा फंडिंग भारत में करती थी, और ये बात फिर से उठ रही है कि $21 मिलियन वो भारत में 2024 के इलेक्शन में वोटर टर्नआउट के नाम पर देना चाहती थी या दिया गया। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। हालांकि हमारी सरकार ने इसको सीधे सीधे नकार दिया, ऐसा कोई फंडिंग नहीं आई थी, लेकिन वोटर टर्नआउट के साथ जोड़कर क्या प्रोपेगेंडा करना चाहता था यूएस एड? वो पैसा कहाँ जाने वाला था? सी ये सब है ना, कवर होता है कि वोटर टर्नआउट के लिए, इलेक्शन, एजुकेशन के लिए, डेमोक्रेटिक एजुकेशन, हाँ, डेमोक्रेटिक राइट्स एग्जीक्यूशन के लिए पैसे आ रहे हैं, हाँ, एनफोर्समेंट के लिए पैसे आ रहे हैं। और वो सब बाद में क्या होगा, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के जो काम हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया कि मेरा एनजीओ है, मेरे एनजीओ को यूज करके मैं आपका काम करके दे सकता हूँ, आप मेरे एनजीओ के नाम पे अपना काम कर लीजिए, सिर्फ हिसाब मुझे दे दीजिए जो मैं आगे मिनिस्ट्री को दे दूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। ये सेम यूएस एड के साथ होता था, उन लोग बताएंगे कि हम लोग तो वोटर्स एजुकेशन के लिए पैसा दे रहे थे जिससे वोटर टर्नआउट बढ़े और डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो। लेकिन अंदर क्या होता है, उनको पता है ये पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को हमने पैसे देने हैं सिर्फ जिससे कि वो लोग बराबर काम कर सके, उनके पास पूरता पैसा हो कि उन लोग ग्राउंड लेवल पे प्रोपेगेंडा इलेक्शनियरिंग कर सके, और उससे उन लोग खुद के वोटर्स बढ़ा सके, खुद का वोट शेयर बढ़ा सके। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये सिर्फ यूएस एड ने नहीं, इसके पहले एक पर्टिकुलर स्टेट में वहां प्रोस्टिट्यूट्स के लिए पैंडेमिक में पैसा आया था कि उन लोगों को सस्टेनेंस के लिए पैसा देना है, और वो फिर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के काडर को वो पैसा गया था, क्यों, जिससे कि उन लोग इलेक्शन मैनेज कर सके पैंडेमिक में। तो इस तरह के बहुत सारे कवर होते हैं, मेरे पास आएगा पैसा के यहाँ मैंने गरीब बच्चों को सिखाना है, हाँ, एजुकेशन, और मैं वो पैसा यूज करूंगा एक्चुअली रेडिकलाइजेशन के लिए या नक्सल ट्रेनिंग के लिए। तो उस तरह का भी होता है, यानी अकाउंट में तो कुछ भी दिखा सकते हो आप। लेकिन अब ये संभव नहीं हो पाएगा ना। अब तो आपको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, कहाँ से पैसा आया, कहाँ आपने इस्तेमाल किया, किस किस के खाते में गया, कौन कौन डोनर्स थे और क्या क्या हुआ, ये सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा। और बड़ी अजीब बात है कि अमेरिका में चाहे रिपब्लिकन्स हो, डेमोक्रेट्स हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, उनकी पार्टी के बाकी तमाम नेता हो, सबके सब परेशान है एफसीआरए बिल से लेकर। यानी कि मोदी सरकार ने ऐसा काम किया है कि अमेरिका बिलबिला उठा है। मोदी सरकार का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ है इसमें, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बोलना हो, लोगों को आजकल मास्टर स्ट्रोक शब्द पसंद नहीं है, लेकिन मोदी जी ने एक जो किया है, अमित शाह जी ने, राधा गृह मंत्रालय ने, कि डोनर्स का नाम आपको देना पड़ेगा, डिटेल्स देने पड़ेंगे। अब मैं से डोनर, मैं हूं से, मैं जॉर्ज सोरोस हूँ। आज जॉर्ज सोरोस पैसा देना चाहता है भारत को तोड़ने के लिए, इलेक्शन हराने के लिए। अब वो एक एनजीओ को तो एक साथ $100 मिलियन, $200 मिलियन नहीं दे सकता, 50 मिलियन भी नहीं दे सकता, 50 मिलियन ही $5 करोड़, यानी आज के तारीख में $500 करोड़ एक साथ नहीं दे सकता। तो कहीं वो $100,000, $1 लाख, $2 लाख ऐसे छोटे छोटे अमाउंट में बांटेगा, और ग्राउंड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए वो पैसे।
अब जब पता चलेगा कि भाई से ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने इतना पैसा दिया है, डोनर का नाम दो हमें, ओपन सोसाइटी कितना पैसा डाल रहा है, से दूसरा कोई बंदा है वो कितना पैसा डाल रहा है, हमें पता चलेगा कि भैया ये सब तो देश तोड़ने के लिए या पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए या फिर कन्वर्जन के लिए पैसा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो एनजीओ सर्वेलेंस में आ जाएंगे। तो सर्वेलेंस करना इजी होगा, क्योंकि कौन पैसा दे रहा है। और उसके अंदर क्या होता है कि अगर से जॉर्ज सोरोस ने एक एनजीओ को पैसा दिया है, निकल आया कि उसका नाम है, तो फटाक से सरकार दूसरे 50, 100, 200 एनजीओ है जिसको जॉर्ज सोरोस का पैसा मिल रहा है, वो सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकती है। इसलिए इन लोग बौखला गए। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप को आप देखो ना किस तरह के स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और है, जैसे अभी कॉकरोच पार्टी ने बड़ा धरना प्रदर्शन किया, हर शहर में जाकर वो जो दीपके है जाकर प्रदर्शन कर रहा था। तो सवाल तो ये उठता है ना कि उसको भी तो कहीं से फंडिंग आ रही थी, कोई ना कोई पैसा दे रहा था। और उसके आंदोलन में एलजीबीटी के लोग जिस तरह से घुसे हुए हैं, उसके मंच से बातें मतलब कर वो यूजीसी के मुद्दे पर बात कर रहे थे, हाँ। लेकिन वो बोलते क्या थे उसके मंच से, वो बड़ी शर्मनाक बातें यूजीपीटी वाले बोल रहे थे, एलजीबीटी वाले बोल रहे थे। तो उनको तो फंडिंग आई ना, तो फंडिंग, वो भी फंडिंग रुकेगी उस कम्युनिटी को आने वाली, क्योंकि भारत में एक, जिसको कहते हैं कि भारत का जो बुनियादी ढांचा है उसको डिस्टर्ब करने वाली बातें तो ये एलजीबीटी समुदाय के लोग करते हैं और इनके साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता करते हैं। रादर अंजू जी, यहाँ एलजीबीटी मूवमेंट के जितने एनजीओज हैं जो ओपनली एलजीबीटी के लिए काम करते हैं, उसके ऊपर ज्यादा सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि काफी मस्ती चल रही हो वहां से, बहुत सारा पैसा आ रहा है। आपको दिखाना क्या है, आपको सिर्फ जेंडर के लिए या सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए करके उन लोग जो जेंडर और सेक्सुअलिटी वाला क्लॉज से पैसा लेके आते हैं, सेक्सुअल माइनॉरिटीज बोलते हैं अपने आप को, लेकिन वो पैसा अब जरूरत नहीं है। 377 डिक्रिमिनलाइज होके इतने साल हो गए, आज आपको क्यों ये पैसा चाहिए? जब तक 377 डिक्रिमिनलाइज नहीं हुआ था, समझ में आता है कि आपको एक्टिविज्म के लिए पैसे चाहिए थे। आज के तारीख में क्यों चाहिए? तो ये बंद हो जाना चाहिए। एलजीबीटी के लिए तो एक पैसा बाहर से आने नहीं देना चाहिए। लेकिन शायद मोदी सरकार थोड़े टाइम में ये सब संज्ञान लेके आगे चल के ये अमेंडमेंट लेके आएंगे कि कुछ तरह के एनजीओ को बाहर से जरा भी पैसा नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो कॉकरोच वाला आंदोलन था उसमें तो जिस तरह से घुसपैठ हुई है एलजीबीटी वालों की, तो लग रहा था कि उनके एनजीओ को आने वाला पैसा इसमें इस्तेमाल हुआ है। यस, क्या है, दिखाने के लिए आपको कुछ तो चाहिए। अब अभिजीत डिपके का पैसा को डायरेक्टली तो पैसा नहीं दे सकते। ऑफकोर्स अभिजीत डिपके का जो है पूरा ये कॉकरोच पार्टी, ये बहुत छोटा है, यानी 2-5 करोड़ रुपए के अंदर काम हो जाएगा। उससे ज्यादा पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। और 5 करोड़ क्या है आज के तारीख में अमेरिका के लिए? कुछ नहीं है। $5 लाख, $500,000 का खर्चा करके अगर इतना बड़ा हवा बना सकते हैं उन लोग, तो इट इज नथिंग। तो इतना पैसा तो आराम से भारत में कहीं से भी घुमा सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने अब एलजीबीटी के रिलेटेड जितने ऑर्गेनाइजेशन है उसका इन्वेस्टिगेशन, ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन जो अभी प्रावधान आया है कि ग्राउंड लेवल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जिससे पता चले कि वो पैसा क्यों यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, कौन यूज कर रहा है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन वो पैसा दे रहा है। ये सब के ऊपर बहुत कड़ी नजर रखनी पड़ेगी भारत सरकार को। और फिर जो चुनाव होने वाले हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हो या पंजाब के हो, आप सोचिए वहां पर किस तरह से पैसा आता है। और यूपी में तो पैसा इसलिए आता है विपक्षी पार्टियों के पास ताकि वहां पर योगी सरकार को हटाया जा सके। पिछली बार भी ऐसा करने की कोशिश हुई। और पंजाब में भी पैसा आएगा आम आदमी पार्टी को, चाहे खालिस्तानी भेजे या कोई और भेजे, तो उस पैसे पर भी रोक लगेगी। तो इनका बिलबिलाना तो लाजमी है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए जो अरब करोड़ों की बातें होती है वो तो अब हजारों में ही होंगी। ये होना ही ऐसी, मुझे यूपी में कोई टेंशन नहीं है। यूपी में योगी जी की पॉपुलैरिटी इतनी हाई है कि वहां पैसा डालना, यानी अगर कोई समझदार आदमी होगा ना तो यूपी में पैसा नहीं डालेगा, क्योंकि उसको पता है कि वहां कुछ नहीं होने वाला है। पैसा डालोगे वो पैसा बर्बाद हो जाएगा। ओके। लेकिन रियल टेंशन पंजाब में है कि जहां बहुत एक्टिविटी हुई है, बहुत कन्वर्जन की एक्टिविटी हुई है, बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है, खालिस्तानियों को भड़काया गया है। खालिस्तानियों के पीछे पीछे जो ऑर्डिनरी सिख है, जो कि सनातन के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा है, जो भारत के लिए कमिटेड है, उनको भी बरगलाने की, भड़काने की कोशिश चल रही है। उसके लिए बाहर से बहुत पैसा आ रहा है, वो पैसा रोकना जरूरी है। आम आदमी पार्टी के रिजीम में ऐसा क्या हुआ सुमित जी, कि वहां पर कन्वर्जन सबसे ज्यादा हुआ?
गली गली मोहल्ले मोहल्लों में वहां पर चर्च बन गए हैं। और अगर नाम पूछो तो नाम उनके सिख धर्म के हिसाब से ही होते हैं। चरणजीत सिंह जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन नाम उसका वही रहता है। तो ये इतना ज्यादा पैसा आम आदमी पार्टी के शासनकाल में क्यों आया पंजाब में? नहीं, ये आम आदमी के पहले भी आ रहा था। सोनिया गांधी की सरकार थी तब काफी पैसा आ रहा था। और इसमें उन्होंने वहां से, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ सेकंड हाईएस्ट दलित पॉपुलेशन है परसेंटेज टर्म्स में। यूपी नंबर 1 पे आता है, पंजाब नंबर 2 में परसेंटेज टर्म में आता है दलित पॉपुलेशन से के नंबर से। तो उसके ऊपर फोकस सोनिया गांधी की सरकार आई तब से हो गया है, और वो तब से चल रहा था। अब क्या है मालूम है, वो बाम्बू जैसा होता है कि पहले उसके जड़ बहुत नीचे तक जाते हैं और बाद में फटाफट, तब तक दिखता नहीं है, बाद में फटाफट जब बाम्बू बढ़ने लगता है तो आपको दिखता है कि इतना एक महीने में 6-6 मीटर 5-5 मीटर चला गया। तो अब वो दिखने लगा है, लेकिन इसके ऊपर काम सोनिया गांधी के सरकार के टाइम में ही चालू हो गया था। लेकिन चलिए, एफसीआरए आ रहा है तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी समस्याओं का हल होगा। कम से कम बाहर से रिजीम चेंज के नाम पर, कन्वर्शन के नाम पर पैसा नहीं आएगा। और जब पैसा नहीं आएगा तो ये पॉलिटिकल पार्टियों का क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा? ये जो चुनाव लड़ने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, प्रोपेगेंडा चलाने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं, अपनी जेब से तो खर्च करते नहीं है, बाहर से एनजीओ के जरिए जो पैसा मंगवाते हैं वही पैसा खर्च करते हैं। और शायद इसीलिए इतनी बिलबिलाहट है इन सब के बीच में कि हम कह सकते हैं कि दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा हुआ है कि ये बिल मोदी सरकार क्यों ला रही है। लेकिन एक चीज और है, दबाव भी तो डालने की बहुत कोशिश कर रहा है ना अमेरिका। और अभी तो ट्रेड डील भी बीच में फंसी हुई है, पीयूष गोयल का एक स्टेटमेंट भी आया था। तो ये सारी चीजें हम ये मानकर चले कि एफसीआर एक लेवरेज होगा भारत सरकार के लिए कि भाई हमारे हिसाब से तो यही होगा। मोदी जी एफसीआरए में कोई डाइल्यूशन नहीं करेंगे। एफसीआरए पास होना ही है, ऐसे ही है। वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद आए ना आए कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, अब डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में भी पॉपुलैरिटी खत्म होने आई है। इस वक्त अब नवंबर में मिड टर्म पोल होने वाले हैं। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप की और रिपब्लिकन पार्टी की कितनी बड़ी धुलाई होती है। तो अब मोदी जी को उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए तो अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ना कि हाँ, पीयूष गोयल ने भी बोला कि भाई अगर भारत का के फायदे में होगा तो ही हम ट्रेड डील आगे बढ़ाएंगे। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अब धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप वीक होते जा रहा है। और जो एफसीआरए के प्रावधान है वो तो हमारे देश का इंटरनल मैटर है, उसके अंदर कोई देश बाहर से बात ही नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला सकता है, लेकिन अगर यहाँ ओपिनियन बना लिया, आज भी मोदी जी ने ये सब डिटेल्स पहले ही पब्लिक डोमेन में डाल दिए। क्यों? क्योंकि ओपिनियन नीचे से बनना चाहिए। डेमोक्रेसी में नीचे से ओपिनियन बनेगा, वही ऊपर जाके उसके ऊपर वोट होता है पार्लियामेंट में। तो जो वोट नहीं करेंगे उनका मन में क्या, उनकी मंशा क्या है, वो भी आज अपने ये डिस्कशन से और जो सोशल मीडिया पे डिस्कशन है उससे पता चल जाता है कि जो विरोध पक्ष के पार्टियां हैं वो लोग क्यों इसको सपोर्ट नहीं किया है, उसका क्या रीजन है, वो ये आज हम लोग को पता चला है। और इसके कारण लोगों को पता चलेगा, उनके सामने ये सब जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके नकाब खुलने लगेंगे कि भैया ये लोग तो देश के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो केसी वेणुगोपाल भी चिट्ठी किसी के कहने पर ही लिख रहे होंगे ना, इतने दिन के बाद। वो आप तो सोचिए कि एफसीआरए के प्रावधान क्या क्या होंगे, क्या क्या अमेंडमेंट्स होंगे। उनका खुलासा तो करीब करीब हफ्ता भर पहले हो चुका था, लेकिन वो चिट्ठी अभी 2 दिन पहले लिख रहे थे। तो इसका मतलब ये कि कहीं से उनको पंप इन क्या करा कि भाई अंदर से आवाज उठाओ। हम तो आवाज उठा उठा के थक गए। हमने तो अपने सर्जियो गोर को भी भेज दिया, रूबियो को भी भेज दिया, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ रहा है। ट्रेड डील का भी फांस हमने फंसाया हुआ है, लेकिन भारत ट्रेड डील भी नहीं करना चाहता उनके टर्म्स पर। तो इसीलिए कहा गया भाई तू भी चिट्ठी लिख लो, इसीलिए बिल बिला रहे हैं यहाँ बैठे हुए हाफ फ्रंट के लोग। हाँ, तो अब सोनिया गांधी के पास से, राहुल गांधी के पास से, प्रियंका गांधी के पास से उसको डायरेक्शंस आए होंगे। उन लोग खुद तो लिखना नहीं चाहेंगे, तो केसी को वेणुगोपाल को बोल दिया कि बेटा तू लिख। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को ऊपर से प्रेशर आया है और कहीं से प्रेशर आया है। हाँ, खुद के ननिहाल से, राहुल गांधी के ननिहाल से, सोनिया गांधी के मैके से प्रेशर आया है, या फिर उनको अंदर उनका जो इकोसिस्टम है एनजीओस का, जो उनके साथ काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उसका प्रेशर आया है। वो तो अब वो लोग ही बता सकते हैं, लेकिन प्रेशर डेफिनेटली आया है। बिल्कुल प्रेशर तो आया ही होगा, तभी तो ये सब चिट्ठियां लिखी जा रही है। वरना सोनिया गांधी तो फिलिस्तीन में देखिए कैसे बच्चे मारे जा रहे हैं, यूएन की रिपोर्ट पर एक चिट्ठी, एक बड़ा सा आर्टिकल छाप देती हैं। तो इस मुद्दे पर भी आर्टिकल लिख देते, लेकिन लिखती तो फंसती। लेकिन पैलेस्टीन की समर्थन में मोदी सरकार क्यों नहीं खड़े हो रही है? मोदी सरकार को डिक्टेट करते हुए चिट्ठी लिखी थी ना उन्होंने।
जबकि उनको हिंदुओं पर अत्याचार हो बांग्लादेश में, उस पे उस वक्त कोई आर्टिकल याद नहीं आता। नहीं, वो तो अब उन लोग का भी, उनको कहा गया है कि भैया ये आर्टिकल लिखो, तो आर्टिकल लिख दिया। उनको अगर इसके ऊपर भी आर्टिकल लिखने को कहा जाए, ऊपर से ऑर्डर आए कि भैया एफसीआरए के विरोध में एक आर्टिकल लिखिए, तो वो लिख डालेगी। अभी तक उसको ऊपर से ऑर्डर नहीं आया है, इसलिए नहीं लिख रही है। तो आने वाले दिनों में जब तक ये बिल पेश नहीं हो जाता संसद में, तब तक ये सारे ड्रामे देखने को मिलेंगे, ये बिलबिलाहट बौखलाहट देखने को मिलेगी। और हो सकता है ये जो आर्टिकल एफसीआरए को लेकर है, सोनिया गांधी इसको प्रिपेयर कर रही है, उनके नाम पर कोई लिखने के लिए बैठा होगा प्रॉक्सी। तो देखते हैं इस मामले में और किस तरह से तमाशा होता है और अमेरिका और क्या क्या बातें कहता है। लेकिन आपने समय निकाला इस विषय पर बहुत विस्तार से, बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय माता दी। आपको और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद। जय माता दी।